Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. So this is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है आज आपका। आज आपके लिए MCQs लेकर आई हूँ। जो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे उन्हीं के बेसिस पे आज हम MCQ करेंगे। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द फ्रेमवर्क फॉर establishing the good corporate governance and accountability was originally set up by। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये एक बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कोई नेस्ले कैडबरी कमिटी करके आपका एक क्वेश्चन था, कमिटी के बेस्ड पे ही क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी आपका PYQ में आ चुका है। 2023 के एग्जाम में आपका ऐसा ही एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि द फ्रेमवर्क फॉर एस्टैब्लिशिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि हम हमेशा कंपनी में हमें एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेटअप करके चलना है, एस्टैब्लिश करके चलना है। तो ये किसने सेटअप किया था? तो इसका आंसर इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, फैक्चुअल आंसर है इसके अंदर। तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि राउंड ट्री जो इसका कमेटी है, ठीक है, या रोन ट्री आप बोल सकते हो। तो रोन ट्री जो कमेटी है ये कमेटी ने ही सेटअप किया था गुड कॉर्पोरेट का या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क जो है वो रोन ट्री कमेटी ने ही यहाँ पर आपसे बोला था, ओरिजिनली सेटअप बाय द रोन ट्री कमेटी। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा रोनट्री कमेटी एज इट इज। इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब जो है वो सिंगल लाइनर क्वेश्चन आने लगे हैं। असर्शन स्टेटमेंट इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलते, इसीलिए आप सीधे सिंगल लाइनर। अगर आपको इसमें आप देखिए, अगर आपको रोनट्री के बारे में पता होता तो आप यहाँ पे टिक लगा देते, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप तुक्का नहीं मार सकते ऐसे क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में बैठाने ही पड़ेंगे, इसलिए याद रखिएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है वो ओरिजिनली सेटअप किया गया था रोनट्री कमेटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका। एज इट इज क्वेश्चन भी आपका आगे एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी क्या है PYQ एज इट इज भी आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंबाइंड कोड ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी टिक नहीं लगा सकते, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन देखिए ऑप्शन अगर आप देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी सही लग रहा है, ओपननेस भी सही लग रहा है, इंटीग्रिटी भी सही लग रहा है, लेकिन जब तक आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ इसके प्रिंसिपल्स, इसको एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप इसको लर्न कर लीजिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 पिलर्स होते हैं या 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला आपका अकाउंटेबिलिटी, दूसरा आपका ट्रांसपेरेंसी, तीसरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और फोर्थ है आपका फेयरनेस। ये चारों आपको एज इट इज याद रखने हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स ही होते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है कि आपको इसको याद करने में जो है वो प्रॉब्लम आए। तो देखिए ऑप्शन में क्या था, अकाउंटेबिलिटी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेयरनेस है और ट्रांसपेरेंसी। ये आपके फंडामेंटल पिलर्स हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या था ऑप्शन में। अकाउंटेबिलिटी हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओपननेस का मतलब ट्रांसपेरेंसी ही होता है, सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। इंटीग्रिटी बिल्कुल। आपका एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो नहीं है वो कौन सा है आपका, एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि एज इट इज वर्ड दे दिया जाए, ये भी याद रखिएगा। जैसे कि अभी मैंने बोला आपको कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी की जगह सॉरी फेयरनेस की जगह उन्होंने ओपननेस, या फिर ट्रांसपेरेंसी की जगह आप ओपननेस को मान सकते हो, तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की जगह आपको ओपननेस दे दिया, यानी डिस्क्लोज करना। तो डिस्क्लोज आप कभी करते हो जब ट्रांसपेरेंसी होती है ना, ट्रांसपेरेंसी का मतलब कोई चीज छुपी नहीं होनी चाहिए, और ओपननेस का भी वही मतलब हुआ कि सब कुछ खुला होना चाहिए, सब कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं नेक्स्ट ऑप्शन भी आपको समझा देती हूँ यहाँ पे।
इसका ऑप्शन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है आपको पता है? इंटीग्रिटी का मतलब फेयरनेस ही होता है। तो ये देखिए दूसरा वर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे मत करिएगा कि मैम अभी तो आपने ये चार्ट दिखाया, इसमें तो इंटीग्रिटी था ही नहीं। बिल्कुल इंटीग्रिटी था, फेयरनेस। यहाँ पे जो ये फेयरनेस आप देख रहे हो, फेयरनेस का दूसरा मतलब इंटीग्रिटी ही होता है। इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे आपका ऑनेस्ट, सब कुछ, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। क्या मतलब यहाँ पर ये है कि फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फेयरनेस का ही मतलब इंटीग्रिटी से है। इसीलिए सेम जरूरी नहीं है कि सेम वर्ड ही आ जाए या सेम चीज आ जाए, यही तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ऑप्शन में, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है कि ओपननेस का मतलब ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर, और फेयरनेस का यहाँ पे जो मतलब है वो आपका इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इंटीग्रिटी है। तो आपका जो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी होती है, ओपननेस का मतलब ट्रांसपेरेंसी होती है, इंटीग्रिटी का मतलब फेयरनेस होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चार ही इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थ्योरीज कराई थी, और ये थ्योरी में से ही क्वेश्चन है, और आपको कीवर्ड मैंने बताया था कि किस तरीके से कौन से कीवर्ड से आपको टिक लगाना है। तो इस क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढिए पहले तो। विच एथिकल थ्योरी एम्फेसाइजेस दैट द एथिकलिटी ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब देखिए यहाँ पे भी दूसरा मीनिंग दे दिया है, एंड मैक्सिमाइजिंग द ओवरऑल गुड। इफ आई टॉक अबाउट द कीवर्ड, तो कीवर्ड है आपका कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब यहाँ पर तो कॉन्सिक्वेंसेस दे दिया, लेकिन जो मैंने आपको थ्योरी प्रीवियस कराई हुई है वहां पर था आउटकम। क्या था वहां पर? आउटकम वर्ड था। तो आउटकम का दूसरा सिनोनियम कॉन्सिक्वेंसेस है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब आपका रिजल्ट क्या आया, कंक्लूजन क्या आया, आउटकम क्या आया। तो आउटकम से एक ही तो थ्योरी है जो सिर्फ आउटकम पे बेसिस करती है कि अगर मैं सबका अच्छा होगा तो ही हम मानेंगे कि ये एथिकली राइट है, ठीक है। अगर आपका आउटकम, आपका कंक्लूजन, आपका रिजल्ट, आपका कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भी वर्ड आ जाए, ठीक है, अगर वो सही है तो ही आपका एक्शन एथिकल माना जाएगा। और दूसरा कीवर्ड है इसका ओवरऑल गुड। ओवरऑल गुड सबका, ठीक है, सबके बारे में, तो ये ऑटोमेटिकली इसका आंसर यूटिलिटेरियन थ्योरी हो जाएगा, जो कि सबके लिए यहाँ पे होता है यूटिलिटेरियन, ठीक है। इस तरीके से कीवर्ड ढूंढना था आपको, और विद इन 10 सेकेंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट। थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो आप लोग ना कीवर्ड्स लगा पाओगे, ना ही आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। तुक्का लगाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। Corporate governance is to conduct the business in accordance with the owner's shareholders desire is conceptualized by। इसमें कीवर्ड क्या होगा? इसमें आपका कीवर्ड है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की थ्योरी किसने दी थी? अभी मैंने प्रीवियस में पढ़ाया था आपको। शेयर होल्डर थ्योरी होती है जिसे बोलते हैं कि, जिसे हम क्या हमने बोला था, स्टूवर्डशिप थ्योरी। इसमें बोलते हैं कि मैम सिर्फ शेयर होल्डर का ही फायदा होना चाहिए और हमें किसी से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो अब कोई मुझे ये बताएगा कि इसका जो, अब किसको किस तरीके से हम लोगों को टिक लगाना था। कीवर्ड है इसका शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर इसका कीवर्ड है। तो शेयर होल्डर की जो थ्योरी थी स्टूवर्डशिप की, वो मिल्टन फ्राइडमैन ने दी थी, इसको लर्न कर लीजिए। शेयर होल्डर के बारे में अगर कहीं भी आता है तो वो आपके मिल्टन फ्राइडमैन ने दिया होगा। चाहे ये क्वेश्चन मैच द कॉलम में आ जाए, चाहे ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए, आप लोगों को टिक लगाना है। कहीं भी शेयर होल्डर के बारे में बोला जाए तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मिल्टन फ्राइडमैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थ्योरीज के ऊपर ही है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मैंने थ्योरीज बताई, आप जाके पहले उनको पढ़िए तभी आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। ऐसे रटने से, एमसीक्यू रटने से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते। Which of the following theories of corporate governance is based on the concept that shareholders are the principal owners of the company and they have the right to influence the decision? ये मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहां पे मैंने आपको एक थ्योरी के अंदर बताया था, इसका जो कीवर्ड है वो है आपका प्रिंसिपल ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है। यानी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल ओनर्स होते हैं, और वो किसी वो राइट है, ठीक है, एंड दस हैव द राइट टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
और आप लोग लगा, अगर किसी ने पढ़ा होगा ना प्रीवियस या थ्योरीज पढ़ी होगी तो वही ये क्वेश्चन लगा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैंने आपको कीवर्ड भी बताया, प्रिंसिपल ओनर्स यहाँ पर आपका कीवर्ड है। ठीक है, which of the following theories of corporate governance is based on the concept that shareholders are the principal owners of the company and have right to influence decision? चलिए बताइए, मैंने कीवर्ड भी बता दिया है। कीवर्ड है इसका प्रिंसिपल ओनर, देखिए ये कीवर्ड है इसका। तो प्रिंसिपल ओनर की कहाँ बात की जाती है? प्रिंसिपल ओनर्स की तो एजेंसी थ्योरी के अंदर ही मैंने आपको बताया था। एजेंसी थ्योरी वो थ्योरी होती है जहां पर जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स किनको बोला जाता है? शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और जो एजेंट होता है, एजेंट का मतलब डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उनके बीच का रिलेशनशिप वही बताता है आपका एजेंसी थ्योरी। तो जहां पे भी प्रिंसिपल ओनर्स की बात आती है कि शेयर होल्डर आपके प्रिंसिपल्स होते हैं और डायरेक्टर्स क्या होते हैं? आपके एजेंट होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए कीवर्ड्स नहीं करेंगे ना तब तक क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला कि सेम वर्ड नहीं आते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि जब मैंने आपको प्रीवियस अभी एमसीक्यूज यहाँ पे दिखाए थे पिछली स्लाइड में, तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रिटी, फेयरनेस की जगह इंटीग्रिटी आ गई है, ट्रांसपेरेंसी की जगह ओपननेस आ गया है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो? चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ विसल ब्लोइंग इन बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू, दिस इज वेरी न्यू वर्ड, विसल ब्लोइंग। ये आपका बिजनेस एथिक्स के अंदर ये वर्ड आता है, ये मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो विसल ब्लोइंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है बिजनेस एथिक्स के अंदर, बताइए। देखिए इसका आंसर यहाँ पर ये है, बी वाला, एन एम्प्लॉय रिपोर्टिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी के अंदर एक ऐसा एम्प्लॉय जरूर होता है जो आपकी जितनी भी कंपनीज में जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, जो भी गलत काम होते हैं, जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको वो रिपोर्ट करता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि एक ऐसा छुपा हुआ, एक स्पाई की तरह आप कह सकते हो, एक ऐसा जासूस होता है आपका कंपनी के अंदर, एक एम्प्लॉय जो कि जितने भी सारे गलत चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जाके रिपोर्ट करता है आपकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को। इसीलिए विसल ब्लोइंग का वर्ड यहाँ पर मतलब ये होगा। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को विजिबल नहीं है तो भी मैं ओरली यहाँ पे आपको सब सारे क्वेश्चंस और आंसर्स बता देती हूँ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं जूम कर देती हूँ इसको थोड़ा सा, ये लीजिए। Which approach to the business ethics focus on the developing moral character and virtue to guide ethical decision making in organization? Option number one, virtue ethics; B, right approach; legal approach और justice approach। देखिए मैं किस तरीके से अपने क्वेश्चन सॉल्व करती थी एग्जाम्स में, मैं वही आपको अपना पर्सनल टिप आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ हमेशा से। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड पहचानिए और क्वेश्चन को टिक लगाइए। अगर मैं बात करूं तो अब मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं पहले। ठीक है, अब आपको सिर्फ कीवर्ड ढूंढना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कीवर्ड किस तरीके से है यहाँ पर कि विच अप्रोच टू बिजनेस एथिक्स फोकस ऑन द डेवलपिंग मोरल कैरेक्टर एंड वर्च्यू। देखिए ऑप्शन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया आपको यहाँ पे। ठीक है, जब भी किसी कैरेक्टर की बात की जाती है कि नहीं इसके अंदर जैसे कुछ, ये तो बहुत अच्छे से सबसे बात करता है, ठीक है, तब तो ये एथिकली बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एथिकली बहुत राइट होगा, क्योंकि हमने उसकी पर्सनैलिटी से, हमने उसके कुछ क्वालिटीज थी उसके अंदर, ट्रेड थे, उसका कैरेक्टर को देख के हमने कहा नहीं ये तो एथिकली, मतलब ये बिल्कुल एथिकली राइट है। यानी हमने सिर्फ उसका कैरेक्टर देखा और हमने कुछ नहीं देखा। ये हम करते हैं वर्च्यू एथिक्स के अंदर। ठीक है, वर्च्यू एथिक्स का जो कीवर्ड है वो हमेशा याद रखिए, अगर चाहे एग्जाम में वर्च्यूज ना लिख कर आए, बट कैरेक्टर अगर कहीं भी आपको दिख जाए कि हम कैरेक्टर के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं किसी के एथिकली राइट या रॉन्ग होने का, अगर हम किसी के कैरेक्टर के बेसिस पर अगर हम किसी को जज करते हैं, तो वो आपकी वर्च्यू एथिक्स अप्रोच आती है। देखिए विद इन 5 सेकेंड्स आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, आपको पूरा पढ़ने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर कहीं भी आपको दिखे कि कैरेक्टर के हिसाब से हमको किसी को जज करना है, किसी के पर्सनालिटी से, करेक्ट कैरेक्टर की जगह पर्सनालिटी भी आ सकती है। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर हम किसी को जज करते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो आपका वर्च्यू एथिक्स अप्रोच होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई होप आप लोगों को एमसीक्यूज बिल्कुल समझ में आते होंगे, क्योंकि अगर जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं भी पढ़े हैं तो भी मैं यहाँ पे उनको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको ढूंढना है। चलिए, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आंसर लगा हुआ है और यही इसका आंसर जो है वो राइट आंसर है। ये इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, इसको आपको लर्न करना है। ये जो रिपोर्ट्स मैंने आपको बताया ना, रोन ट्री वाला, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक बार इनको जरा सा देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन रिपोर्ट से जो है वो मैच द कॉलम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। जैसे कैडबरी रिपोर्ट थी, रोन ट्री थी, नेस्ले रिपोर्ट थी। ठीक है, इन रिपोर्ट्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अब कैसा है कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो एक बार मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि ये जो कमिटी मैंने आपको बताई हुई है वो आप जरूर देख लीजिएगा। मैं फिर से मैं आपको ऑप्शंस, क्योंकि देखिए हमेशा सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देखने होते हैं, हमेशा हमको ऑप्शंस भी देखने होते हैं, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो नेस्ले कमिटी, रोनट्री कमिटी आपकी, और आपकी कैडबरी और थॉर्नटन, ये जो चार कमिटीज हैं, एक बार प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इनको जरूर से एक बार देख लीजिएगा कि इसके अंदर मेन में क्या मतलब किस लिए कमेटी ये बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको रॉन्ट्री वाला बताया है तो आपको लगेगा कि नहीं यही एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। क्या पता आपको ये चारों कमिटी दे दे और फिर मैच द कॉलम में क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए, लास्ट था जो मेरी स्लाइड का आज का लास्ट क्वेश्चन था वो यही था कि कैडबरी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई थी कौन सी कंट्री में, 1992 में हुई थी। तो ये आपकी यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये आपकी जो रिपोर्ट है, ये जो कमेटी है वो पब्लिश हुई थी। तो इसको एज इट इज लर्न करना है। बाकी मैं फिर से आपको कह रही हूँ, एक बार कमिटीज को जरूर देख लीजिएगा, मैच द कॉलम क्वेश्चन में आपके 100% चांसेस है आने के। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट आपसे मिलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो हम नेक्स्ट सेशन में वही चीज़ें पढ़ेंगे, तब तक आप इनको रिवीजन करिए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।